कविता बहुत ही गुमसुम सी बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी, जबकि महीन छोटी हवा के झोंके के साथ उसके चेहरे पर कभी कभार भीगी जाते थे। उसे याद आ रही थी शाम उस जब मयंक के साथ एक पार्टी थी। उसकी बीएससी कंप्लीट हो चुकी थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे मेरठ की बैंगलोर यूनिवर्सिटी में जाना था और मयंक की आईएएस की परीक्षाओं हो चुकी थी। उस दिन सब दोस्तों ने मिलकर पार्टी जिया के घर पर ही अरेंज की थी, क्योंकि सभी बिछड़े रहे थे अपने अपने करियर के लिए। अपने निजी शहर से बाहर जाकर उन्हीं नई नई जगहों पर अपनी किस्मत आजमाने थी। पार्टी खूब रंगीन थी। लोगों ने बोतलों की बोतलें खत्म कर दी तो कुछ न कुछ मगर मैंने फोटो पे लगाए तो हंगामा हो गया। हाँ हाँ हाँ, हंगामा हो गया। हाँ हाँ, हंगामा हो गया। ओ आशा भोसले का गाना सुनकर वॉल्यूम से बज रहा था। सभी मस्ती में झूम रहे थे। सभी के पैर गाने में धुन पर थिरक रहे थे और दूसरी तरफ मयंक और कविता एक दूसरे का हाथ थामे कुर्सियों पर बैठे थे। सामने मेज पर नाश्ता वगैरह रखा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे की दुनिया में खोए हुए थे। कविता ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था, जो उसके शर्ट वर्ष के चार चांद लगा रहा था। कानों में मैचिंग ईयरिंग और बाएं हाथ में गोल्डन लेडीज घड़ी और दाहिने हाथ में मैचिंग ब्रेसलेट। काले लंबे बाल जो पूरे घूरे घुंघरेले कमर की खुशी के नृत्य कर रहे हो ऐसे प्रतीत हो रहा था। अंधकार और चेहरे पर दाहिनी तरफ बालों की एक लट उभर कर उसके मुंह पर गुलाबी होठों को आकर बार बार छूने जाती थी। उस डिस्को लाइट में कविता किसी शायर की खूबसूरती शायरी जैसी प्रतीत हो रही थी। मयंक तो जैसे अपनी किस्मत पर इतना इतरा रहा था। मयंक कविता के बड़े भाई किशोर का दोस्त था। किशोर, कविता और मयंक एक ही कॉलेज के साथ साथ पढ़े थे कि पर किशोर ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पिताजी का साड़ियों का शोरूम संभाल लिया। कविता की छोटी बहन अशिता इंटर में पढ़ाई कर रही थी और माँ हाउस वाइफ थी। कितना खुशहाल परिवार था उसका। मयंक और कविता किशोर की शादी के दौरान ही करीब आए थे। मयंक ने अपने प्यार का इजहार कविता से किया था। कविता के मन ही मन मयंक के लिए प्यार का प्रण रहा था, क्योंकि मयंक किशोर से मिलने के लिए कविता के घर सालों में आ जा रहा था। जब मयंक ने कविता से अपने प्यार का इजहार किया तो कविता भी मना नहीं कर पाई। मयंक भी बहुत हैंडसम था, लंबा गोरा चिट्टा स्लिम बॉडी। कॉलेज की हर लड़की उस पर मरती थी, पर वो सिर्फ कविता पे ही प्यार करता था। क्या यार, तुम दोनों भी ना, अब तुम दोनों कबूतर कबूतरी की तरह गुडुगु पूरी हो गई हो तो पार्टी एंजॉय कर लो, जिया ने कहा तो कविता ने शर्माते हुए अपना हाथ मयंक के हाथ से जुड़ा लिया और जिया के साथ चल दी जहाँ डांस हो रहा था। सिलन सिलन गाइन देखो, हमारे कपिल कपल आ गए। अरे रीमा चल कर रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर, जिया ने रीमा से कहा। जिया सॉन्ग प्ले करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिया ने कविता और मयंक को एक पास कर दिया। मयंक ने कविता का हाथ थाम लिया और तभी गाना प्ले हुआ। कितना प्यारा प्यारा है समा हो गया, दीवाने हम यहाँ, दिल अब यहीं, आरज़ू मिल जाए जमीन से आसमां। कविता और मयंक एक दूसरे से खोए हुए किसी दूसरी जगह में पहुंच गए थे। एक रोमांटिक परफॉर्मेंस दे रहे थे। उन्हें कहा होश था दुनिया का। तभी तालियों की गड़गड़ाहट में दोनों का ध्यान भंग गया। सुपर साइड फ्लाइंग फॉर्मेट वाह भाई, आज मजा आ गया। रमेश और जिया ताली ताली बजाते बजाते बोले। तभी जिया आगे आई और खड़खड़ाती आवाज से दोनों की हिचकियां करने लगी। अरे वाह, हमारे तोता मैना जोश लड़ाने के अलावा भी कुछ कर पाते हैं, गजब यार। अरे चुप ना जिया, और कितना सताएगी, कविता ने शर्माते हुए कहा। कविता के गोरे गुलाबी गाल भी उसे बहुत ज्यादा सुर्ख हो गए। ओह, ये देखो मैडम जी की ये तो आसानी से कह सकती है और हम कह भी नहीं सकते। जिया फिर से उन दोनों को चिढ़ाते हुए बोली। मैं कविता को देखकर भाग गया था कि कविता शर्म में पानी पानी हो रही है, इसलिए उसने जिया को पकड़ते हुए कहा। तब तो मैं बहुत कुछ कह सकता था, मगर तुम मेरा साथ दो। हो हाय राम, कहकर जिया हंसते हुए कहे हुए वहां से भागी भागी। सभी लोग हंसने लगे। छुपे शब्दों से आंखें की कविता ने मयंक को धन्यवाद किया। तभी पीछे से आवाज आई, ए हीरोइन चल, धंधे का टाइम हो रहा है, हम लोग तैयार होने जा रहे हैं। अम्मा ने बोला था तुझे बताने के लिए। पीछे से किसी लड़की ने आवाज देकर कविता से कहा। कविता ने देखा बारिश बंद हो चुकी थी, हाईवे पर मध्यम हो गई थी, पर दिल में अंदर जो धारा प्रवाह तूफान चल रहे थे उनका क्या। अतीत के थेपड़े खाकर वापस वर्तमान आ चुकी थी। उसने अपने गालों की अनुमति को पूछा और खिड़की बंद कर दी और फिर चल दी अम्मा का हुक्म बजाने। शाम के 7 बजे गई। सभी लड़कियां एकदम सर धजकर तैयार हो चुकी थी और अपने अपने फोन चेक कर रही थी। तभी अम्मा की फटकार सभी आवाज सुनाई दी। अरे करमजली, तैयार हुई या नहीं कि धंधा चौपट करना है, चल निकलो जल्दी।
सारे अभी आए अम्मा, अभी लड़कियां बोली। उस मकान में 4 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर थे। हर कमरे में 4-4 सिंगल बेड पड़े थे। मतलब एक कमरे में 4 लड़कियां एक साथ एडजस्ट करती थी। प्रत्येक लड़की को एक सिंगल बेड और जरूरत का सामान रखने के लिए एक रैक और एक बेड के पास एक ड्रेसिंग टेबल उपलब्ध था। पर कविता ने अपने बेड के पास वाला ड्रेसिंग टेबल हटवाया दिया था, क्योंकि उसे शीशे से नफरत हो गई थी। वह बिना शीशे के तैयार होती थी। सभी लड़कियां अपने अपने कमरों से निकलने लगी और घर के सदर गेट पर 4 बाउंसर कुर्सी डाले बैठे थे। उसमें से एक पर रजिस्टर होता था, जिसमें प्रत्येक लड़की जाने के समय और अपने हस्ताक्षर करती थी। यही प्रक्रिया बाहर से आने के उपरांत होती थी। सभी लड़कियां रजिस्टर के समय और साइन अंकित करने के बाद निकल रही थी। कविता भी आगे बढ़ी। जैसे ही हाथ में पेन लिया, अम्मा ने पीछे से उसके बाल अपनी मुंडी से जकड़ लिया और कविता दर्द से करा रही थी। और आ सुनी मिस चिड़िया, अपने को जरा भी मगज मारी नहीं चाहिए। पिछले 2 साल से मैं तुझे समझाते समझाते थक गई हूँ कि घर से जब भी निकल हंसी खुशी निकल, यूं तो तालू और बड़ा लेकर जाएगी तो आधे अंधे की बाढ़ लग जाएगी। अब तो तेरी इतनी छोटी बात समझ नहीं आती। आने दे, यवंत को वहीं तुझे ठीक करेगा। और मगर 5,000 से भी एक भी रुपया कम हुआ तो कल सारे दिन तुझे भूखा रखना पड़ेगा। समझी कि दोबारा समझाऊं? और बड़ी ही झटके के साथ उन्होंने कविता के बाल छोड़ दिया। वो गिरते गिरते बची, वह संभल कर उठी, साइन किया और वहां से निकल गई। उसे अब रोज रोज के चिक चिक की आदत पड़ चुकी थी। ए सुनो, तू हर रोज उधर कहाँ चली जाती है? उस साइड क्या ज्यादा पैसे वाले ग्राहक आते हैं? उसी घर में रहने वाली अम्मा की एक सख्त चमची जो अपने आप को सब लड़कियों से लीडर समझती थी और सभी लड़कियों से अपना गुरु समझती थी, उसने कविता से पूछा। पर कविता उसे बिल्कुल भाव नहीं देती थी, इसलिए वो कविता से बहुत चिढ़ती थी। अब धंधा भी तुमसे पूछ कर करूंगी, मुझ पर नहीं, अपने धंधे पर ध्यान दो। मैं चाहूँ जहाँ जाऊँ, तुमसे क्या, कहकर कविता विपरीत दिशा में चली जाती है। उधर वो लड़कियां रोड के किनारे खड़ी होकर ग्राहक फांसने लगती और कुछ अलग अलग होटलों में आई हुई 4 व्हीलर गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गई। उधर कविता, जो कि घर के से मिनी कपड़ों में निकलती थी, उस इंतजार में कोई रोड के दूसरी ओर कर रहा था और जल्दी से वहां पहुंचकर उस शख्स से बोली, अरे खालिद चचा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, और जल्दी से उनके रिक्शे पर बैठकर चली जाती है। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद रिक्शा एक बिल्डिंग के आगे रुका। खालिद और कविता दोनों रिक्शे से उतरकर बिल्डिंग के में चले गए। कविता ने आवाज लगाई, आंटी कैसी तबीयत है आपकी? कमरे में बेड पर एक अधेड़ उम्र की महिला लेटी हुई थी। खालिद बेड के पास पड़े सोफे पर बैठ जाते हैं और कविता अपने बैग में सलवार सूट निकालकर चेंज करने जाती है और फिर गर्म पानी लेकर आती है। खालिद वहां से उड़कर बाहर अपने रिक्शे पर बैठ जाते हैं। उधर कविता उन्हें स्पंज बात देती है, उनके कपड़े चेंज करवाती है, उन्हें उनका मनपसंद खाना बनाकर खिलाती है। दरअसल वो मिसेस शर्मा एक कुष्ठ रोगी है। उनके पति के गुजरने के बाद वो बहुत बीमार पड़ गई थी। 2 बेटे और उनके परिवार सहित विदेश कार्यरत थे। पैसा बहुत था पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। खालिद उनके घर दूध देने जाते थे, वो भी तब से जब उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। इसलिए उनके बच्चों ने अपनी माँ की जिम्मेदारी खालिद मियाँ को सौंपी थी। खालिद मियाँ भी उन्हें सगी भाभी से बढ़कर मानते थे और इधर खालिद मियाँ अम्मा के घर भी दूध देने वाले में से आ जा रहे थे। वहीं कविता की मुलाकात उनसे हुई। रक्षाबंधन के दिन कविता बाहर बगीचे में बैठी रो रही थी। खालिद मियाँ ने रोने का कारण पूछा तो मौका पाकर उसने अपनी पूरी दर्द भरी दास्तान उनको सुना दी। तो उन्होंने अपनी कलाई आगे बढ़ाई और कहा, बेटी भाई समझ, ये चाचा मुझे ये राखी बांध दे और तेरा ये चाचा तो तेरी हिफाजत करने का वादा करता है। कविता ने खालिद चाचा को राखी बांध दी। तब से वो उनकी हिफाजत उस घिनौनी दुनिया से कर रहे थे। उन्होंने कई बार कहा, बेटी मेरी 2 बेटियां हैं, तो यहाँ से चल मेरे घर। मैं सुबह दूध बेचता हूँ और दिन भर रिक्शा चलाता हूँ। उससे ज्यादा अच्छे तो नहीं पर नमक रोटी आसानी से जुटा लेता हूँ। हम सब मिलकर करे रहेंगे खुशी खुशी। हर कविता की अपनी कुछ मजबूरी थी जिसके कारण वो खालिद चाचा के घर न जा सकती थी और उस मजबूरी का नाम था यवंत। तो इस तरह से खालिद ने मिसेस शर्मा को कविता की पूरी सच्चाई बता दी थी। दिन में एक नौकरानी आकर घर का सारा काम कर देती थी। टिफिन सर्विस में एक टिफिन उसके घर में बंधा हुआ था। नौकरानी प्लेट में परोस कर उन्हें दूर से ही दे देती थी और अपने घर चली जाती थी। और रात का काम कविता जिसमें था उसके घर का काम का खत्म करके कविता ने तौलिया में हाथ पोंछे और 1000 रुपए उन्होंने दिया और कविता घर से बाहर आई।
पीछे से एक लड़का भीख जो उसने उनकी देख रेख के लिए रखा गया था, उसने आकर दरवाजा बंद कर लिया। अरे खाली चाचा सो गए क्या? कविता ने हंसकर पूछा। हाँ हाँ बेटी, बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। खाली भैया ने हंसते हुए कहा। फिर कविता रिक्शे पर सवार होकर रिक्शा दौड़ पड़ा। मुंबई की सड़कों पर वहां दिन रात एक समान ही लगता था। वह शोर शराबा, वही भीड़। फिर रिक्शा एक फैक्ट्री के सामने रुकता और कविता और खालिद दोनों लोग अंदर चले जाते। वहां बहुत ही महिलाएं और लड़कियां काम कर रही थी। अरे कविता, आज तू तो जल्दी आ गई। उन्होंने महिलाएं की एक तू लड़की भी श्यामा उनसे हंसकर पूछा। क्यों? 10 बज रहे हैं, जल्दी कहाँ गई? कविता ने उत्तर दिया और बैठ गई। अचार के डिब्बों पर लेबल चिपकाने लगी। खालिद चाचा ने रिक्शे से अपना बोझा झोला निकाला और फैक्ट्री के अंदर ही एक तरफ चादर बिछाकर सो गए। लेबल लगाने के बाद सारे डिब्बे की गिनती करके गत्तों में भर कर सब लेडीज वहां से चली गईं अपनी अपनी मजदूरी लेकर। पर कविता का काम चालू था। उसने 50 से भी अधिक गत्ते फैक्ट्री की फील्ड में 2 गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों के में लादे। उसके बाद दूसरी तरफ टेडी बियर बनाते जाते थे। उसे 20 टेडी बियर मिल सिलकर और काम के किए सुबह 4:30 बजे हो चुके थे। उन्हें ठेकेदार की अपनी मजदूरी के रुपए में 4000 रुपए लेकर खालिद चाचा को जगाया और जल्द ही अपनी मेहनत के रुपए को उस जल्लाद अम्मा के हाथ में रखने के लिए उसके बदले में 2 वक्त का खाना, सर छुपाने की छत की मिलती थी। उसे कोई आशा भी जीवन से ना कोई उम्मीद, फिर भी जिया जा रही थी। खालिद चाचा कविता को घर छोड़कर फिर अपने घर के लिए निकल गए। कविता घर के अंदर पहुंची। रजिस्टर में अपने आने का टाइम और अपने हस्ताक्षर करके सीधा अपने कमरे में चली गई। 2 लड़कियां पहले ही आ चुकी थी और अपने बेड पर बेसुध हो रही थी। कविता भी दबे पांव अपना बैग रैक में रखकर अपने बेड पर लेट गई और धुंधली यादों में खो गई। वह एक दिन था जब उसके पापा और उसके भैया यूं ही पैकेट मनी के नाम पर अच्छी खासी रकम उसे दे दिया करते थे। तब उसे इस पैसे की अहमियत नहीं पता थी कि कितनी मेहनत से एक एक रुपया कमाया जाता है। पर 2 सालों के अंदर उसने उस रुपये की अहमियत जान ली कि एक एक पाई जोड़ने में कितनी मेहनत और खून पसीना लगता है। शरीर का तो जैसा कोई होश ही नहीं रहता। उसकी आंख में आंसू फिसल कर कानों में गिर रहे थे। उसने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ लिए और कब गहरी नींद हो गई उसको खुद पता ही नहीं चला। अरे मर गई क्या? उठना। ओफ, ये अम्मा भी ना इस पत्थर की मूरत को मुझे ही भेज देती है जगाने के लिए। अरे उठना। उसके ही कमरे में एक लड़की उमा उसे झंझोड़ते हुए दे रही थी। हाँ हाँ उठती हूँ। कविता ने नींद की अपनी आंखें दोनों हाथों से मसलते हुए कहा। नहीं नहीं, तू आज एक बात मुझको बता दे, तू ऐसी है या फिर अनुभा भगत है? जाते ही सब पर नींद तेरी ही नहीं खुलती। तुझे तो रोज भेजा जाता है मुझे जगाने के लिए। मैं क्या तेरी गुलाम हूँ या खुद से नहीं उठ सकती? जमा चिल्लाते हुए बोली कविता। उड़कर बिस्तर पर बैठ गई। क्या बात है, क्यों चिल्ला जा रही हो? ज्यादा सियानी मत बन और मुझ पर न चिल्लाना। मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ तुझे जगाने, अम्मा ने भेजा है। चल हिसाब दे। हो, एक तो महारानी जी को जगाओ, ऊपर से बोलती है मैं चिल्ला रही हूँ। उमा ने दांत पीसते हुए कहती हुई कमरे से निकल जाती। आ रही हूँ कहकर फ्रेश होने वाली चली गई। वापस आकर उसने 10 मिनट बाद अपनी मेहनत के काम आए पैसे अम्मा को दिए। फिर अपने रूम में आकर इधर मयंक अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अपने हाथ में ज्वाइनिंग लेटर के लिए गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो चुका था। शाम को 6 बज रहे थे। रास्ते में कविता की यादों और बातों को याद करके मुस्कुरा रहा था। एक दिन जब मयंक ने कविता से काफी मायूस होकर ये खबर सुनी कि आईएएस की परीक्षा से वो उत्तीर्ण नहीं हुआ तो वो किसी लायक नहीं है, तो कविता दौड़ी दौड़ी पार्क में आई और उसे बहुत समझाया। वो कविता को गोद में अपना सर छिपाए रो रहा था। कविता बराबर उसे हौसला दे रही थी। वो कह रही थी, ना मानो, ऐसे वो कमजोर नहीं पड़ते। अगर तुम इस वक्त कमजोर पड़ गए तो मम्मी पापा तुम्हें देखकर और फूट जाएंगे। तुम दोबारा कोशिश करो और मुझे पूरा यकीन है तुम कामयाब जरूर होंगे। तुम्हें मेरी कसम। तुम चुप हो जाओ। कैसे रवि, तुम ही बताओ, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मेरा नाम नहीं आया और मैं अब क्या करूं? रोते मयंक ने कविता से कहा। अरे नहीं, पहले रोना बंद करो, फिर कुछ सोचते हैं। एसीपी, हाँ, इस बार तुम एसीपी के पद के लिए फॉर्म फिल करो। मुझे पूरा भरोसा है तुम अच्छी रैंक लाओगे ना? मेरी खातिर प्लीज। कविता ने मयंक की आंखों में झांकते हुए रिक्वेस्ट का कितना विश्वास था उसे समझ कर
मुझ पर और मेरी काबिलियत पर। और फिर कुछ दिनों बाद मैंने फॉर्म डाला और परीक्षाएं दी और फिर बेहतरीन रैंक के साथ सफल भी। उसके बाद सीधा आईपीएस पद के लिए चयनित हुआ। सच ही कहा किसी ने कि माता पिता के आशीर्वाद और सच्चे प्यार की दुआ जल्दी कबूल होती है। मेरठ के ट्रेनिंग पर जाते हुए कविता ने जब भी मिला तब वो कितना रोई थी मुझसे बिछड़ने के गम में। और आज अब उस दिन मुझसे यूं एसीपी मयंक जायदाद के रूप में देखकर वो कितनी खुश होगी। और फिर मेरी ज्वाइनिंग परसों की थी। बहुत सारा काम और पैकिंग करनी है। माँ ने मेरी नौकरी के लिए जो मन्नत मांगी थी, घर पर मेरे लिए एक पूजा भी रखी थी। वो सारी पूजा संपन्न करवानी है और अपनी कविता से भी मिलना है। मम्मी पापा से कविता और अपनी शादी की बात भी करनी है। यही सब आंखें बंद किए मयंक सोच रहा था कि तभी गाड़ी अचानक रुक गई। मयंक ने आंखें खोली और ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, सामने ढाबा दिख रहा है, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं, बड़ी भूख लग रही है। ओहो, हाँ चलो भाई, कुछ खा लिया जाए, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। खाना खाकर वो लोग मेरठ के लिए फिर से रवाना होते। तकरीबन सारी रात सफर तय करने के बाद वो सुबह 5 बजे अपने घर पहुंच जाता है। गाड़ी से उतर कर पहले हाथ पैर सीधे करता है और फिर डोरबेल बजाता है। गेट खुलता है तो माँ हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी थी और तकरीबन 2 साल अंतराल पर अपने बेटे को अपने सामने देखकर खुशी में रोने लगी। अरे मम्मी, आप क्यों रो रही हो? क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? कहिए तो वापस चले जाऊं। मयंक मम्मी को चिढ़ाते हुए बोला, तू ऐसे बोल रहा है बेटा? यहाँ तो खुशी के आंसू हैं, इतने दिनों बाद जो दो देख रही है मुझे, मयंक की मम्मी बोली। फिर बेटे की आरती उतारने लगी। मयंक ने अपना ज्वाइनिंग लेटर अपनी माँ के हाथों में थमा दिया और मम्मी पापा के चेहरे स्पर्श किए। देबू जी की मयंक का छोटा भाई था। उसने आगे बढ़कर अपने भैया के पैर छुए, गले मिला। राशि मयंक की छोटी बहन अपना हाथ फैला दिया। भैया, मेरा सारा मेकअप का सामान लाए कि नहीं? बिट्टू, मैं वो सामान नहीं वही भूल गया, सॉरी बहना। मयंक राशि को छोड़ते हुए बोला, क्या मैं जानती थी तू डाउन और मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती? राशि आओ उसी से आवाज से बोली, अरे ऐसा कहीं हो सकता है मेरी बिटिया रानी कुछ फरमाइश करे और उसका ये भाई उसकी फरमाइश पूरी ना करे? तेरी लिस्ट के हिसाब से सारा सामान ले आया हूँ। आओ भैया, मैं जानती थी कि आप मेरी बात कभी नहीं टालते, कहकर राशि हंसने लगी। बाकी लोग भी हंसने लग जाते हैं। अरे क्या तुम सब अपनी अपनी ही बीज बजाने लगती? मेरा बेटा इतनी दिनों बाद थका हारा लौटा, उसके गेट पर वहीं खड़ी करके सवाल जवाब करते जा रहे हो। पहले उसे अंदर तो आने दो। इतना कहकर मयंक की मम्मी उससे अंदर आने क्यों कहती है। फिर सब लोग अंदर जाते हैं। आ जाइए सखा राम भाई, आप भी अंदर आ जाइए। मैंने ड्राइवर सखाराम से कहा और कि सखाराम को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मयंक और सखाराम ने फ्रेश होने के बाद सभी लोगों के साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। फिर मयंक सखाराम दोनों के मयंक के पापा ने आराम करने के लिए कहा। वो दोनों कुछ समय के लिए सो गए। लगभग 3-4 घंटे बाद दोपहर के समय पूजा कार्यक्रम रखा गया था। पंडित जी ने मयंक के हाथ पर पूजा संपन्न कराई, दान भी करवाया। उसके बाद खाना पीना हुआ। ये सब करते करते शाम हो गए। मयंक चल दिया अपने प्यार अपनी कविता से मिलने। वह बहुत ज्यादा उत्साहित था उसने मिलने के लिए। कविता के घर पहुंचकर उसने कविता मम्मी पापा को मिठाई और प्रसाद पैकेट दिया और छुए हुए किशोर की बातों को करने लगा। कविता की भाभी चाय नाश्ता लेकर आई। उससे ना कविता दिखी और ना ही अशिता। वो मन ही बहुत बेचैन हो रहा था, पर किसी ने उसके बारे में पूछना उचित नहीं समझा। वह अशिता से ही उसके और कविता के प्रेम संबंध के बारे में जानती थी और सभी उसके रिश्ते के अनिगित थे। किससे पूछ के नहीं पूछे, यही उड़ेलबुल में लगा हुआ था कि तभी किशोर की 4 साल की बेटी लगी खेलती हुई वहां आ गई। अरे मेरी बेबी इतनी बड़ी हो गई, मयंक ने लकी गोद में उठाते हुए कहा। चाचू से नमस्ते बोल बेटा, किशोर ने लड़की से कहा। मयंक का बहाना मिल गया। उसने अपनी जेब से 2 चॉकलेट निकाली और लकी से बोला, ओ माय स्वीटी लिटिल बेबी, लो चॉकलेट लो, पर दोनों आपकी नहीं, एक आपकी और एक आपकी बुआ अशु की है। जाओ बुआ को बुला लाओ। पल तातू, बुआ तो घर पर नहीं है। नई तोतली आवाज में लकी बोली। अत्या, अपनी बुआ दाई है? मयंक ने बड़े प्यार से तोतली आवाज से उससे पूछा। तोची दाइये, मेरी बुआ, कहकर लकी चॉकलेट लेकर वहां से चली जाती है और उधर मयंक बातों बातों में किशोर की अशिता और कोचिंग का पता जान लेता है। फिर वहां से निकलकर सीधा अशिता को कोचिंग से बाहर खड़े होकर अशिता का इंतजार करने लगता है। उसका मन बहुत बेचैन था कविता से मिलने का, लेकिन तभी उस पर उसकी एक झलक तब उसने पाई थी जब उसने
बहुत ही घबराहट हो रही थी। मन ही मन वो सोच रहा था कि कविता अगर घर में नहीं होती तो किसी न किसी बहाने मेरे सामने ज़रूर आती। पर अगर घर पर नहीं है तो कहाँ चली गई? ये सवाल उसके और भी बेचैन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कोचिंग से सभी लड़कियां बाहर निकलने लगी। अशिता भी अपने फ्रेंड के साथ निकली। उसने सामने मयंक को देखा और बड़ी खुश हो गई। आगे बढ़कर मयंक ने से हाय किया और कहा, अरे मयंक जीजू, आप कब आए मंसूरी से और कैसी रही ट्रेनिंग? आपकी सब कुछ बढ़िया रहा? आज मैं सुबह ही आया हूँ। फिर उसने पूरी बात बता दी। अच्छा किया जीजू, और जो आपने मेरे बारे में डायरेक्ट नहीं पूछा। अशिता ने बहुत उदास होकर कहा। अशु कभी कहाँ है? जब जब मैंने अकेडमी में उसका नंबर पर कॉल किया, उसका फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। उसका फोन कहाँ गया? घर पर नहीं दिखी। कहीं गई है क्या? मयंक ने उदासी जाहिर करते हुए पूछा। हाँ, वो यही नहीं है, नहीं कहीं गई है। अशिता के चेहरे के भाव भाव एकदम बदल गए। या नहीं, मतलब तो कहाँ है? तो साफ साफ कहो अशु, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मयंक घबरा सा गया। हाँ जीजू, वो कहते कहते एक बार फिर रुक गई। अशिता हाँ हाँ बोली। वो क्या अशु? मयंक ने फिर पूछा। तो वो किसी के साथ भाग गई है। जिस दिन आप मेरठ से गए थे उसके 6 या 7 दिन बाद रात को हम सब खाना खाकर सो रहे थे और सब उसी रात वो किसी के साथ घर से भाग गई। उसका तो घर में नाम लेना ही अलाउड नहीं था। उसकी यह करतूत तो हम सबको किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हर किसी के ताने सुनकर पापा को तो हार्ट अटैक का दौरा भी पड़ चुका है। एक बार मरते मरते बचे मेरे पापा। हम लोगों के लिए वह मर चुकी है। हम उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इतना कहकर अशिता फूट फूट कर रोने लगती है। मयंक के तो जैसे पैरों तले नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। इतना सुनते ही उसके होश उड़ गए। सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा था उसको। उसने खुद पर काबू पाया और तभी उसने अशिता से पूछा, पर ये तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो किसी के साथ भाग गई? क्या उसने कभी तुम्हें कोई कनेक्ट किया तुम लोगों से? हाँ जीजू, घर में मेन गेट के नीचे से एक लेटर सरका गई थी। सुबह हम लोग उठे तो उनका लेटर मिला। उसमें लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी के साथ जा रही हूँ अपनी नई दुनिया बसाने, शादी करने। अशिता बोले जा रही थी और मयंक बेहाल होता जा रहा था। वो बार बार वही कह रहा था, पर कविता तो मुझसे प्यार करती थी ना। उसके साथ तो दीदी ने सारी कविता ने प्यार का झूठा नाटक किया था। नाना नाटक पर मयंक बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी जवानी नहीं उठ रही थी। अच्छा जीजू, सॉरी सॉरी। अब जीजू कहना ठीक नहीं होगा। मयंक जी, मैं घर जाती हूँ क्योंकि कविता की वजह से पूरा घर मुझ पर ही गिद्ध की तरह नजर उड़ाए रखता है। मेरा सब जगह आना जाना बंद हो गया। जरा भी लेट हुई तो तलाश जारी हो जाएगी। और शिता आंसू पोंछते हुए वहां से चली जाती है। उधर मयंक की तो एक ही पल में पूरी दुनिया लूट गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसकी जान भी कविता उसका दिल के मानने को तैयार ही नहीं था कि वह बहुत ही निराश होकर वो घर वापस लौट आया और अपनी पैकिंग चालू कर देता है। ला, मैं तेरी हेल्प करवा देती हूँ। मयंक की मम्मी उसके कपड़े फोल्ड करके उसको देने लगी। नहीं नहीं मम्मी, मैं कर लूंगा। आप वैसे भी सुबह से बहुत चल रही हो, बहुत काम लिया है, परेशान हो गई होगी। आप आराम करो जाकर। एकदम मुरझाए से स्वर से मयंक ने कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, मेरी तो आदत है। वैसे एक बात तुझसे कहना चाहती हूँ, तू बुरा ना मान तो कह दो। हाँ मम्मी कहिए ना। मुझे हुए मन से मयंक बोला, बेटा अब जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो तो यह सब काम उसके जिम्मे हो जाएगा। मुझे भी थोड़ी छुट्टी मिलेगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं अकेले ठीक हूँ। हजारों झुर्रियों मयंक के दिल पर एक साथ चल गई। मम्मी की इस बात से उसके दिल पर तो सिर्फ और सिर्फ कविता का पहरा था, तो वो कैसे किसी और को अपने दिल का जगह दे सकता था? अरे नहीं बेटा, अकेले थोड़े ही जीवन काटा जाता है। एक जीवन साथी की जरूरत तो सबको पड़ती है। मयंक की मम्मी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मम्मी प्लीज, मैं इसी मैटर पर कोई बात नहीं करना चाहता। कहकर मयंक कमरे से बाहर चला जाता है। अब इसे क्या हुआ? मयंक की मम्मी आश्चर्यचकित होकर उसे देखती ही रह गई। पैकिंग पूरी करने के बाद उसने रात का खाना भी नहीं खाया और चुपचाप लेट गया। पूरी रात वो कविता के बारे में सोच रहा था, रोता रहा। कविता के साथ ही कई बातें उसके साथ बिताए हुए पर सब एक एक करके उसके सामने आ रहे थे। रोते रोते सो गया वो। भोर होते हुए घर में सब लोग जाग गए। लोगों ने, क्योंकि मयंक को सुबह जल्दी से निकलना था, अगले दिन सुबह ही ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए उसे
आज ही जाना था, दूर का सफर था, उसने सुबह ही रवाना होने का फैसला किया था। उसकी मम्मी की बार बार खाने के लिए आग्रह करती रही पर उसने किसी की नहीं सुनी और बिना नाश्ता किए वो गाड़ी के सवार होकर घर से निकल जाता है। उसका अजीब सा बर्ताव देखकर घर वाले सैड रह जाते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है। यही सब सोच रहे थे कि उधर मयंक गाड़ी में आंखें बंद करे सीट पर सर झुकाए कविता के द्वारा दिए हुए धोखे के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था, क्यों इसलिए उसे अंदर ही अंदर एक चीज खटक रही थी। कविता का घर छोड़कर कैसे जा रही थी वो लेटर, उसे चादर सदर गेट के नीचे ही सरकाने की क्या जरूरत थी। वह चाहती तो वही लेटर अपने रूम में भी छोड़ सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्शिता मुझसे कुछ छुपा रही है। नहीं नहीं, आखिर वो मुझसे क्यों छुपाएगी? या फिर मेरी कविता किसी दुर्घटना के शिकार हो गई और कहीं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। पर मैं किससे क्या पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्शिता ने साफ तौर पर मुझसे यह कहा कि लेटर हैंड राइटिंग कविता की नहीं थी, कविता की ही थी, क्योंकि किशोर ने वह लेटर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवाया था। अजीब सी अग्निकतन सवाल उसके चेहल में चल रही थी, जिनका जवाब जानने के लिए वो बहुत जरूरी था, पर कैसे ये मयंक को भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर कविता अपनी जिंदगी में हर दिन एक नई जंग लड़ रही थी। ए दुनिया में 8वीं अजूबा क्या देशवासी बनी बैठी है। इधर उधर आप दोनों के लिए पैक बना अम्मा की खास चमची, शांति कविता से बोली। कविता उड़कर उन दोनों के लिए गिलासों में शराब उड़ती है। शांति बनी वयंग भरे मिजाज से सिगरेट पीकर धुएं के छिल्ले उसके मुंह पर उड़ाते हुए बोली, एक गिलास में तू भी अपने लिए एक पैक बना ले। नहीं, मैं शराब नहीं पीती। कविता ने शराब लेने से मना कर दिया। को क्या? हाँ हाँ, अरे ये सुन, ये हमारी प्यारी सी दुनिया में देवी माता जी क्यों सही कहा ना। अरे भाई, पूजा करो, पूजा इनकी। हाँ हाँ अब्बे, सुनकर कॉल गर्ल्स है, यहाँ कोई तीर्थ धाम नहीं है। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल, हकीकत को पहचान। चल अपने लिए भी एक पैक बना। और गंदी गंदी गालियां देने लगती है कविता को, साथ ही शराब पीने के लिए भी फोर्स भी करने लगती है। उसकी जोड़ीदार उमा भी कविता की चिल्लाने उड़ाने लगती है, पर कविता बार बार मना कर देती है तो उसका ईगो हार्ट हो जाता है और वो कविता को बहुत मारती है। उसका सर बेड के पांव पे पटक देती है। ठीक कहीं कि मुझसे जवाब लड़ाने की तो सोचिए ये भी मत, नहीं तो तेरी मार मार के वो हर्ष करूंगी कि तेरी साथ पुश्ते भी तक याद कर रखेगी। बिना बात की लड़ाई छेड़कर शांति गुस्से से बबूला होकर हड़बड़ाते जा रही थी। माँ और गौरी उसकी उनकी तरफ खींची रही थी। शोर शराबा सुनकर अम्मा और बाकी कमरे में लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। फिर अम्मा शांति होकर अपने साथ बुला ले जाती है। पर मजाक क्या कि अम्मा ने शांति को एक भी लफ्ज कहा तो वो उल्टा कविता को ही 4 बातें सुना कर चली गई। दरअसल शराब का तो केवल बहाना था। वह शांति कविता से इतना ज्यादा चिढ़ती थी, आखिर उसने अपने मन की आज कर ही ली थी। आज उसने बहुत सुकून मिला था। उधर कविता अपना फूटा हुआ मत्था लेकर बैठी रो रही थी अपने मुकद्दर पर। उसी कमरे में गौरी भी रहती थी। उसके दिल में कविता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। अम्मा शांति और उमा के जाते ही वह दौड़कर कविता के पास आ गई। उसने रैक में पास एक बॉक्स निकाला और उसके माथे से निकल रहे खून को साफ करने लगी। क्यों तू इनकी सबकी मार खाती है, कुछ कहती क्यों नहीं? इतना सीधापन ठीक नहीं है यार, ये दुनिया ऐसी है। तो इनकी मार को अगर मर भी जाएगी तो इन्हें इन लोगों को कोई असर नहीं होगा। गौरी की आंखों में भी कहते कहते आंसू आ गए। यहाँ जीना ही कौन चाहता है? ये लोग मार दे तो ठीक है, मैं समझागी कि भगवान ने तेरी तपस्या का फल दे दिए, क्योंकि अपने मन को तो मैं खुद मर भी नहीं सकती, इतनी मजबूर हूँ मैं। एक गहरी सांस भरकर कविता कहती है और फिर रोने लगती है। अरे नहीं नहीं मेरे तेरे दुश्मन, चुप हो जा कविता। यह कहकर मुझे एक बार फिर से कहो ना प्लीज। कविता मुझसे मुंह से अपने लिए कविता सुनकर भावुक हो गया। क्या कहता है, कहा है कवि? हो ही तो कहा। बस गौरी ने बड़े ही अचंभे से उसे देखते ही हुए कहा। जो कविता दर्द में करा रही थी उसके लिए कवि सुनकर भी इतनी भावुक हो गई कि अपना दर्द तक भूल गई और तभी कविता गौरी से लिपट कर खूब रोने लगी। तो 2 सालों में जो आंसू इकट्ठे हो रहे थे उसके आज तो जैसे ही बांध टूट गया था। वो भी आंसू भी नहीं
वो दर्द था जो उसके अंदर 2 सालों के पनप रहा था, अपनों की जुदाई का। उसके साथ खोए धोखे गौरी भी उसे अपने गले से चिपकाए रही थी। उसने कहा, आज जितना दर्द है तेरे अंदर दो, बस रहा दे। शायद इन अजीबियों की भीड़ में कविता को गौरी में कुछ अपनापन लगा। इधर मयंक पहुंच चुका था मुंबई। एक नया सफर, एक नए शहर शुरू करने के लिए वो अपने आवास पहुंचाता था जो सरकार की तरफ उसे मुहैया करवाया गया था। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुंबई में जुल्म का सफाया करना। रास्ते के सफर के दौरान वो बहुत थक गया था, तो साखाराम और मयंक ने मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना जो घर से निकलते हुए समय मम्मी ने पैक करके दिया था, उसको खाकर अपनी सुधा शांत की और फिर बिस्तर पर लेट गया। उसने अपने मन को समझाया कि कविता की यादों को परे कर दे। कहते कहते ना, यादों में भी अपना एक अलग ही वसूल होता है। इतना पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश करो, उतना अधिक ही और भी तीव्र वेग से सृजन को दौड़ने लगती है। उन्होंने यादों को याद करते करते जब उनकी आंख लग गई तो उसे पता ही ना चला। उधर गौरी किचन से अपने कमरे और कविता के लिए खाना लेकर आती है। अब मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। आंखों में बह रहे आंसू को पोंछते हुए कविता बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगी? अगर खाना नहीं खाओगी शरीर में ताकत कैसे आएगी और काम पर कैसे जाओगी? ये तेरे खुद के पैसे का खाना है, तू खाए या ना खाए कमाना तो पड़ेगा। अगर काम पर नहीं जाओगी तो राजनी तो यही जल्लाद अम्मा तेरे जिस्म की चमड़ी अलग होने तक मारेगी। चल खाना खा ली। सरा गौरी उसे समझाती है और अपने हाथों से निवाला कविता के मुंह में रख देती है। उसके बाद कविता भी लगने लगा कि गौरी सही कह रही है, तो भी वो भी खाना खाने लगती है। खाना खाते खाते उसने उससे पूछा, ऐसी क्या मजबूरी है तेरी जो ना ये सह जा सकती है और ना अपनी मर्जी से मर सकती है? तुम मुझसे बोल सकती है अपने मन की बात। यशवंत, यही है कि मेरी मजबूरी नाम तो इतना घटिया गिरा हुआ आदमी है, उसके मेरी हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर दी। कहते कहते कविता की कोमल चेहरा कठोर हो गया, आंखों से ज्वालामुखी फूट पड़ा। अच्छा अच्छा, ये तो वही है ना, इस अम्मा की वही लड़कियों का दलाल? गौरी ने पूछा। हाँ हाँ, ये वही। एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, देखना तुम, कहकर कविता खाना खाते खाते रुक गया और उसका खून खौल उठा। अब वहीता बता, यवंश ने मुझे कैसे यहाँ लाकर फंसा दिया और वो रहता कहाँ है? तुझको कहाँ मिला? ऐसे बहुत से सवाल गौरी ने एक साथ कविता से कर दिए। वो मेरठ में रहता है, शायद वह फिर कहीं और। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था। वो मानू और मेरे भैया एक क्लास में थे और मैं उनकी जूनियर थी। मैं वो बाहर से ड्रग्स लाकर अपने हम अपने लड़कों को लड़कियों से सप्लाई करता था। ये बात मानू और भैया को जब पता चली तो उन्होंने उसे बहुत मारा और प्रिंसिपल जी ने उसे कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया। फिर उसने उन दोनों से बदला लेने के लिए कई बार मुझे छेड़ने की कोशिश की, पर हर बार साई की तरह मेरे साथ रहने वाले मानू ने उसे खूब अच्छा सबक सिखाया। मानू? ये मानू कौन है? रवि। कभी गौरी बहुत गंभीरता से उसकी बातें सुन रही थी। मयंक का नाम सुनते ही उसकी कविता में पूछा, मानू मेरा प्यार? दरअसल नाम तो उसका मयंक है, पर मैं उससे प्यार से मानू बदलाती हूँ। वो तो मुझे कभी एक सुकून भरा एहसास आया। कविता के चेहरे पर मयंक का नाम लेते ही उसकी आंखों में अलग सी चमक आ गया, चेहरा खिल उठा। तू बहुत प्यार करती है अपने मानू से? क्या तू कभी अपने मानू से मिल पाएगी? और तेरी आज की हकीकत जानकर अगर वो मुझसे अपनाने से इनकार कर दिया तो? गौरी ने पूछा। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे, अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। मैं उसे ऐसे कैसे इनकार करेगा? अरे उसका मुंह तो तोड़ दूं मैं सिर्फ अपने मानू के लिए जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हूँ और सिर्फ सच्चाई बताऊंगी ना उसे। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, जान देता है मुझ पर। आज गौरी ने पहली बार उसके चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट देखी जो उसके प्यार को बहुत अच्छे से बयां कर रहे थे। वह सब इंतजार था तो उस वयस्क का किसी तरह से उसके पास से वो कुछ जरूरी चीजें वापस ले लूं। उसके बाद दम पर उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया है, जिससे मैं यहाँ उड़की मुस्कान कविता के चेहरे पर आ गई। कौन सी चीज है? गौरी आश्चर्य से पूछती है। कविता जैसे ही गौरी के आगे की बात बताने चली, उमा की शांति कमरे में आ जाती है। फिर कविता और गौरी चुपचाप खाना खाने लगी। इधर मयंक की दिन रात बड़ी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था और मुंबई के क्राइम का खात्मा कर रहा था, और कविता को वह बुलाने में अब भी नाकामयाब था। शायद उसको भी कविता के द्वारा की गई
दवाई हजम नहीं हो रही थी, इसलिए गुस्सा और दोष उसके व्यवहार से साफ झलक रहा था। उसे अपनी जिंदगी में कोई मोह नहीं रह गया था, इसलिए बड़े बड़े अपराधियों और गैंग माफियों से उसकी अच्छी खासी दुश्मनी हो गई थी। देखते देखते 1 साल पूरा हो गया और मयंक अपनी कविता अपनी जिंदगी तन्हाइयों में बिता रहे थे, लेकिन दोनों को उनकी यादें ने जकड़ा हुआ था। कविता तो उस नर्क में जैसे तैसे हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते हुए दिन काट रही थी। एक दिन मयंक की मम्मी का फोन आता है, वो मयंक को घर आने को कहती है। अगले दिन मयंक घर पहुंच जाता है, तब घर वालों ने उससे शादी की बात करते हैं तो फिर उसे चिढ़ जाता है, पर इस बार मम्मी ने उससे कहा कि वो उससे पूछ नहीं रही है, उसे आदेश दे रही है अगर उसके मन में कोई लड़की हो तो वो उनको बता दे, नहीं तो उसकी पसंद की लड़की से वो शादी करे। अगर उनसे शादी से इनकार किया तो वो उसका मरा मुंह देखेंगे। उसकी मम्मी की बात सुनकर मया मना नहीं कर पाया और उसकी मम्मी ने उस लड़की देखनी चालू कर दी। तभी उसकी मुलाकात किशोर से होती है। वो बहुत दुखी और परेशान था। उसने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि अर्शिता के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, बदनामी की वजह से। कविता की सच्चाई उसने मयंक को बताई। फिर उसने मयंक का हाथ जोड़कर कहा कि अगर वो अपना सच्चा दोस्त मानता है तो उसकी दोस्ती निभाने का टाइम आ गया है, वो उसकी इज्जत बचा ले, अर्शिता से शादी कर ले। मयंक ने सोचने की मोहलत मांगी। पूरी रात इसी कश्मकश में कट गई कि वो अर्शिता से शादी कैसे कर ले, क्योंकि उसने कभी भी अर्शिता को उस नज़र से नहीं देखा। नहीं, हमेशा से मैंने कविता को ही चाहा। ये कितनी बड़ी चुनौती में डाल दिया मेरे दोस्त ने मुझे। एक तरफ से ये भी सवाल मन में चल रहा था कि अब बात उसकी दोस्ती पर आ गई है, किशोर से वो मन भी करे तो कैसे, आखिर वो ये क्या सोचेगा कि दोस्ती के दम पर भरने वाला मयंक उसके घर की इज्जत भी नहीं बचा सका। और फिर अर्शिता ने बताया था कि कविता की जगह से उसके पापा को हार्ट अटैक भी आ चुका है। अगर उन्हें पता चलेगा अर्शिता का रिश्ता नहीं हो पा रहा है तो कहीं फिर से कोई दिक्कत ना आ जाए। शायद मेरे प्यार का भी यही इम्तिहान ही है। लेकिन अभी जो बात कविता की वजह से बिगड़ी है वह बात कविता का मानू ही है। सुधारेगा हार कर उसने फैसला किया कि वह अर्शिता से शादी कर लेगा। आगे की स्टोरी के लिए बनी रहिए।